दागी सांसदों और विधायकों को बचाने वाले अध्यादेश पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान के बाद सरकार बैकफुट पर है। केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक बुलाई गई है, जिसमें अध्यादेश के भविष्य का फैसला होना है। दरअसल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इसे पूरी तरह से बकवास बता चुके हैं और उनका मानना है कि इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। कैबिनेट की बैठक से पहले कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। सरकार के लिए अपने फैसले से पीछे हटना या अध्यादेश को वापस लेना आसान काम नहीं होगा। फिर भी सूत्रों के मुताबिक सरकार के पास इस मामले में बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज कैबिनेट की बैठक से पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। दरअसल कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजा गया है, लेकिन विपक्ष के विरोध के बीच राष्ट्रपति भी इस अध्यादेश से सहमत नहीं है। बता दें कि राष्ट्रपति आज विदेश दौरे पर रवाना होने वाले हैं। प्रधानमंत्री अध्यादेश पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से बात करेंगे। मनमोहन सिंह वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ हुई अपनी बातचीत और संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए अपने भाषण के बारे में भी राष्ट्रपति को जानकारी देंगे। दागी सांसदों और विधायकों पर अध्यादेश के खिलाफ राहुल गांधी के कड़े बयान के बाद बैकफुट पर सरकार आ गई है। अमेरिका दौरे से प्रधानमंत्री की वापसी के बाद राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अध्यादेश के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी आज सुबह करीब 9:30 बजे प्रधानमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री ने भी स्वदेश वापसी के वक्त कहा था कि वो राहुल गांधी से बात करेंगे, जिसके बाद वो अध्यादेश के तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या करना है। दरअसल राहुल गांधी के बयान के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की काफी आलोचना होने लगी थी। अमेरिका से स्वदेश लौटते ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, मैं इस्तीफे किसी कीमत पर नहीं देने वाला हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि दागियों को बचाने वाले अध्यादेश के मुद्दे पर वो राहुल गांधी से बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से लौटते ही प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफे की तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है। Well, there's no question of resigning. I said I will put all these issues before my cabinet colleague. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मंगलवार को पहली बार बीजेपी के पीएम कैंडिडेट के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतें गुजरात के मुख्यमंत्री जैसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होगी। स्वदेश लौटते वक्त जब उनसे सवाल किया गया कि मोदी देश की धर्मनिरपेक्ष राजनीति के लिए एक खतरे के तौर पर उभरे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतें नरेंद्र मोदी जैसे लोगों के हमले के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होंगे। न्यूयॉर्क से वापसी लौटते वक्त उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप कुछ समय का इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा कि लोग किसके खिलाफ हैं। अमेरिकी दौरे से वापस लौटते वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी पर निशाना साधने के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने मोदी का नाम लिया है, जिससे पता चलता है कि उन्हें मोदी का डर है। प्रधानमंत्री को भी मोदी फोबिया है, जिस वजह से ही वो मोदी पर हमला कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने कहा कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस जरूर हारेगी। उनको लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं, वो जा रहे हैं, और इसलिए नरेंद्र मोदी का जो भय उनके चेहरे में दिख रहा है, हारने का भय। सोनिया गांधी पर पलटवार करते हुए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री के सम्मान की चिंता है तो उन्हें राहुल गांधी से उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और बयान के लिए माफी मांगने के लिए कहना चाहिए। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री के प्रति कोई असम्मान नहीं दिखाया है। दरअसल सोनिया गांधी ने कहा था कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया है। दिल्ली में आज एक ही मंच पर टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दिखेंगे। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर दोनों नेताओं को दिल्ली में एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम में शरीक होने का न्योता दिया गया है, जिसके तहत दोनों नेता आज कार्यक्रम में शरीक होने दिल्ली पहुंचेंगे। दोनों के बीच मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि नायडू ने एनडीए में लौटने के संकेत दिए थे। एनडीए के कन्वीनर रह चुके चंद्रबाबू नायडू साल 2004 एनडीए के खराब प्रदर्शन के बाद गठबंधन से अलग हो गए थे और उन्होंने चुनाव में एनडीए की हार के लिए साल 2002 के गुजरात दंगों को जिम्मेदार बताया था। लेकिन मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने के बाद नायडू का रुझान एनडीए की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एमबीबीएस सीट अलॉटमेंट घोटाले के मामले में कांग्रेस सांसद रशीद मसूद को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद मसूद की राज्यसभा की सदस्यता पर भी तलवार लटक गई है। मसूद अगले 10 साल तक चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जेल से रिहा किए जाने के बाद से 6 साल तक किसी भी दागी और सजायाफ्ता सांसद या विधायक को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे अधिक अवधि से सजा या अन्य मामले में दोषी साबित किए जाने पर अयोग्य घोषित किए जाने का फैसला सुनाया था। कोर्ट के फैसले के तहत मसूद के सामने राज्यसभा सदस्य के रूप में तत्काल आयोग करार दिए जाने का खतरा पैदा हो गया है।
समाजवादी पार्टी के अंदरूनी दिक्कतें थमने का नाम नहीं ले रही है। कई चेतावनी के बावजूद बयान देना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम आश्रय कुशवाहा को भारी पड़ गया है। कुशवाहा को पार्टी के महासचिव पद से मंगलवार को बर्खास्त कर दिया गया। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के हवाले से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने ये आदेश जारी किया। हालांकि कुशवाहा पार्टी के सदस्य बने रहेंगे। बता दें कि एसपी ने मीडिया में बयान देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव और अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी को ही अधिकृत किया है। करप्शन के मुद्दे पर देश में मची सियासी घमासान के बीच गुजरात विधानसभा में लोकायुक्त बिल पास हो गया है। ये बिल बिना किसी संशोधन के ही पास किया गया है। बता दें कि पहली बार इस बिल को पारित किए जाने के बाद राज्यपाल ने इसे संशोधन के लिए वापस भेज दिया था। बीजेपी के नेता विजय रूपानी ने राज्यपाल से बिल को पास करने का आग्रह किया है। हम गवर्नर श्री को दोबारा विनती कर रहे हैं कि ये बिल अब आप उसको पास कीजिए। ऐसा लोकायुक्त का कानून उन्होंने पास किया है जहां पे लोकायुक्त की कोई वजह ही नहीं रही। नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे आसाराम जमानत के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आसाराम के समर्थक भक्ति में इतने अंधे हो चुके हैं कि आसाराम पर लगे आरोपों को गलत साबित करने में जुटे हैं। आसाराम के समर्थकों ने वीडियो बनाया है जिसमें आसाराम को निर्दोष दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही मीडिया को दोषी साबित करने की कोशिश की गई है। हालांकि वीडियो कब और कहां बनाया गया इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के आरोप आसाराम के समर्थकों की तरफ से मीडिया पर लगाए गए हैं। इससे पहले भी कई बार इस तरह की कोशिश की जा चुकी है। जोधपुर में आसाराम के समर्थकों ने मारपीट भी की थी। मुंबई पुलिस भले ही महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ लाख कोशिशें कर रही है, लेकिन इसका असर ढाक के 3 पात ही हो रहा है। इसी की बानगी बीती रात देखने को मिली, जहां मुंबई के गोरेगांव इलाके में पेशे से मॉडल रोजनील खान से एक शख्स ने छेड़छाड़ की। मॉडल रोजनील के मुताबिक शख्स ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर रोजनील से बहस भी की, जिसके बाद रोजनील ने गोरेगांव पुलिस थाने में मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। पेशे से मॉडल रोजनील खान रात करीब 9 बजे किसी काम से अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरी। उस वक्त ये शख्स रोजनील के करीब आया और रोजनील से छेड़छाड़ करने लगा, जिसका मॉडल ने विरोध किया तो शख्स ने अश्लील शब्दों का भी इस्तेमाल किया। दिल्ली के खजूर खास में एक 10वीं क्लास की छात्रा ने छेड़छाड़ तंग आकर आत्महत्या कर ली। छात्रा एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। छात्रा के परिवार के मुताबिक वसीम नाम का एक युवक या छात्रा को रोज स्कूल आते जाते परेशान किया करता था। परिवार का आरोप है कि युवक छात्रा से अश्लील बातें किया करता था। छात्रा ने जब ये बात अपने परिवार को बताई तो पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद युवक लगातार छात्रा को परेशान कर रहा था। आखिर परेशान होकर छात्रा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, जिसके बाद युवक उसके भाई को मारने की धमकी दे रहा था। छात्रा इस घटना से इतनी डर गई कि उसने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। कानपुर के न्यू आजाद नगर इलाके में रहने वाले अवध बिहारी ने अपनी ही बहन को जान से मारने की कोशिश की। दरअसल जब उसकी छोटी बहन किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी, तभी उसके सिरफिरे भाई ने उसे तमंचे से गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही परिजन सकते में आ गए। आनंद फानन में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। घायल लड़की के परिजनों की मानो तो उसके सिरफिरे भाई को शक था कि वो मोहल्ले में ही रहने वाले राजू नाम के शख्स से प्यार करती है और उसे शादी करना भी चाहती है, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। साउथ दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक एनजीओ अर्थ सेवियर फाउंडेशन की देखरेख में रहने वाले दर्जनों बुजुर्गों को मंगलवार को सीनियर सिटीजन डे के मौके पर बेघर कर दिया गया है। इसके साथ काफी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें काफी फिजिकल चाइल्ड्स भी हैं। दरअसल बुजुर्गों को इसलिए बेघर किया गया है क्योंकि जिस एनजीओ की देखरेख में ये लोग रह रहे थे, उस एनजीओ की लीज पर लिए गए आशियाने का 5 साल का लीज खत्म हो गया है, जिसके बाद एनजीओ की तरफ से सरकार से मदद भी मांगी गई थी, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला, जगह नहीं। और नतीजा ये हुआ कि ये लोग बेघर होकर सड़क पर आ गए हैं। पाकिस्तान के आतंकी विरोधी एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में फिर से सुनवाई किए जाने का आदेश दिया है। रावलपिंडी अदालत के न्यायाधीश चौधरी हबीबुर रहमान ने फिर से सुनवाई का आदेश देते हुए संघीय जांच एजेंसी और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के आग्रह को ठुकरा दिया था। न्यायाधीश ने एफआईए को आदेश दिया है कि वो अदालत के सामने अभियोजन पक्ष के गवाहों को फिर से पेश करे ताकि उनके बयान लिए जा सके। मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। बीते 25 जून को एफआईए ने इस मसले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आखिरी आरोप पत्र दाखिल किया था। मुशर्रफ को मुख्य आरोपी बनाया गया था। बता दें कि बेनजीर की दिसंबर 2007 में रावलपिंडी में हत्या कर दी गई थी। गांधी जयंती के मौके पर आज होलसेल कमोडिटी मार्केट बंद रहेंगे, जिसमें बुलियन और मेटल मार्केट भी शामिल हैं। बीएसई और एनएसई भी गांधी जयंती के मौके पर बंद रहेंगे, इसलिए बाजार में आज कोई हलचल नहीं दिखेगी। बाजार का माहौल आज बिल्कुल शांत रहेगा। गांधी जयंती पर राष्ट्रीय छुट्टी होती है, इसके तहत ही आज शेयर बाजार में भी छुट्टी रहेगी। शेयर बाजार गुरुवार को खुलेगा, जिसके बाद शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। विदेशी मुद्रा बाजार भी गांधी जयंती के मौके पर बंद रहेगा, जिसका असर एक दिन बाद गुरुवार को देखा जा सकता है।
आज गांधी जयंती है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में बापू को याद किया जा रहा है। बापू की जयंती के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भारतीय जीवन को जिन मनुष्यों ने गहरे रूप से प्रभावित किया, उनमें महात्मा गांधी का नाम आगे है। उनके विराट व्यक्तित्व का असर ये है कि उन्हें धर्म, जाति, भाषा, प्रांत की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वे इन सबसे परे देश काल की सीमाओं को लांघ जाते हैं। यही वजह है कि देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना है। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था।